हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर 3 के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैं लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में इसी टॉपिक के बारे में मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर के बारे में एंड सेकेंड हमने बात किया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर के बारे में हमने देखा था मैटर क्या होता है या किससे मिलकर बना हुआ होता है, इसकी कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में और कुछ पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, एंड स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि ये जो मैटर होता है इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं और उन स्टेट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने पढ़ा कि मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हम लोग उस मैटर की स्टेट्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके, एंड सेकेंड प्रेशर को चेंज करके। ठीक है, बाय चेंजिंग प्रेशर यानी कि टेम्परेचर को और प्रेशर को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यानी कि दो मेथड है इसके। पहला देखते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कोई सॉलिड। ठीक है, अगर आप इसको हीट देते हैं यानी कि टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, आपने इसको क्या दिया, हीट दिया, तो ये क्या होगा, सॉलिड मेल्ट होना चालू होगा और मेल्ट होकर वो किस स्टेट में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर आप उसको फिर से हीट देते हैं या फिर उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, राइज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, फिर से अपने स्टेट को चेंज करेगा और गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये क्या है, आइस ब्लॉक है। ठीक है, आइस ब्लॉक को हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया। कैसे इंक्रीज किया, हीट प्रोवाइड करके। ठीक है, हीट प्रोवाइड करके हमने क्या किया, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो ये क्या हो गया, मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। एंड अगेन जब हमने क्या किया, इसके टेम्परेचर को फिर से राइज किया, तो ये किस में चेंज हो गया, गैस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी किस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैटर था वो क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, ये वाटर ही, लेकिन किस में था, सॉलिड फॉर्म में। ये यहाँ पे मैंने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया ये लिक्विड में हो गया, एंड अगेन जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो किस में चेंज हो गया, गैस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर को चेंज करके भी हम लोग मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपके पास कोई गैस है। ठीक है, कोई गैस हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए CO2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे ये जो CO2 है ये गैस के फॉर्म में है, और हमने पिछले लेक्चर में बताया था इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिनकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से ये मूव करते हैं, तो ये अगर हम लोग क्या करते हैं, इस पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, ये हमारा गैस, हमने किसी कंटेनर में गैस रख दी और इस पर हमने क्या किया, प्रेशर जनरेट किया फ्रॉम पिस्टन। ठीक है, पिस्टन से हमने क्या किया, इसमें प्रेशर जनरेट किया, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर की वजह से क्या होंगे, पास पास आना शुरू होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल, इस पर मैंने इधर से प्रेशर लगाया, इस पर मैंने इधर से प्रेशर लगाया, तो ये क्या होंगे, आपस में पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पास आने की वजह से इनके बीच में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, वैसे ही ये जो गैसियस फॉर्म में थी CO2 ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म। ये अभी किस फॉर्म में थी, गैस फॉर्म में, अब किस में चेंज हो गई, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, इस पर और प्रेशर डालते हैं, इस पर क्या करते हैं, और प्रेशर डालते हैं, तो ये किस तरीके से चेंज हो जाएगी, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज
हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लाइटर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, लाइटर। तो इस लाइटर में क्या होता है, गैस भरी हुई होती है। जैसे यहाँ पे लेकिन गैस किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। जो लाइटर आप लोग देखते हैं लोग जलाते हैं सिगरेट के लिए, ठीक है, वो वाला लाइटर है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको जलाया, मतलब कि जैसे ही हम लोग ये बटन को प्रेस करते हैं वैसे ही क्या होता है, यहाँ से फायर निकलना चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो गैस होती है एक्चुअल में ये यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है, लेकिन वो लिक्विड नहीं, एक्चुअल में होता ये गैस ही है, ठीक है, जिसको कंप्रेस्ड करके यानी प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है और फिर इस कंटेनर में भरा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये हमारा यहाँ से फायर निकलना चालू होती है। तो कैसे होता है, देखिए ये जो गैस होती है इसको क्या किया जाता है, पिस्टन के द्वारा यहाँ पे प्रेशर जनरेट किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको लिक्विफाई करके लाइटर में भरा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखें, ये दो मेथड होते हैं, बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाई चेंजिंग प्रेशर। दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे टेम्परेचर को कैसे इंक्रीज करके हम लोग स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं और प्रेशर को कैसे इंक्रीज करके हम लोग उसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़े डिटेल्ड वर्जन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे बाई चेंजिंग टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं बाई चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके हम कैसे लिक्विड की स्टेट किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो आता है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमने बताया था जब हमने पढ़ाई थी सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज़, तो उसमें हमने बताया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको कि ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म फ्रॉम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है जिस टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई सॉलिड, ठीक है, जिस टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया है, आइस क्यूब ले लिए, बहुत सारी आइस ले ली है, ठीक है। ये हमने ले लिया बहुत सारी आइस उस कंटेनर में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, नीचे से इसको एक स्टैंड पे रखा है, ठीक है, एक स्टैंड पे रखा है। यहाँ से मैंने इसको फायर दिया यानी कि हीट दिया है, यहाँ से मैंने क्या दिया, इसको हीट, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ से हीट दिया, ऊपर से मैंने क्या कर दिया, एक थर्मोमीटर लगा दिया इस पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, थर्मोमीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया। जब मैं इसको हीट नहीं दे रहा हूँ, अभी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे फ्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो इसका थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर रीड हो रहा है, ठीक है, जो टेम्परेचर थर्मोमीटर मेज़र कर रहा है वो कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब यहाँ पे टोटली ये क्या है, आइस क्यूब। अब हमने क्या किया, इसको हीट देना स्टार्ट किया, हमने क्या किया, इसको हीट देना स्टार्ट किया। तो अगर हम किसी भी सॉलिड यानी कि किसी भी आइस को, ठीक है, क्या करेंगे, या फिर किसी भी सॉलिड को हीट देंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा ना। और अगर हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग हीट देते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं इस एक्टिविटी में कि जो इसका टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही बना हुआ रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं तो इसको नीचे से हीट दे रहा हूँ, इसका टेम्परेचर राइज करना चाहिए, लेकिन इसका टेम्परेचर राइज
नहीं करता है। ऐसा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वजह से, सॉरी यहाँ पे वेपराइजेशन नहीं फ्यूज़न होगा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी 1 kg सब्सटेंस, जो कि कैसा सब्सटेंस हो? सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी 1 kg सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। किसी 1 kg सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की नीड होती है या ज़रूरत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की ही वजह से क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना हुआ है, बिल्कुल भी राइज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये टेम्परेचर यहाँ पर तब तक राइज नहीं होगा जब तक ये पूरी आइस मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं हो जाती, ठीक है। जब ये सारी हमारी आइस मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी तब इसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा, अदरवाइज नहीं राइज होगा। वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, जिस पॉइंट पर ये आइस क्या होगी? पूरी तरीके से पिघलना चालू हो जाएगी, यानी कि मेल्ट होना चालू हो जाएगी। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग मैटर की स्टेट को टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये क्या था? सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने किस में चेंज कर दिया? लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया मेल्टिंग पॉइंट की मदद से और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की मदद से, ठीक है। अब बाय चेंजिंग टेम्परेचर में हमारा सेकेंड पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड बताता हूँ आपको, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए तो सेकंड अब हम लोग बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम लोग किस तरीके से मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्ड टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिस टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई लिक्विड बॉइल्ड होकर गैसियस फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर या उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, किसी भी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई लिक्विड बॉयल्ड होकर वेपर फॉर्म में चेंज होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आइए इसको भी हम लोग एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी क्या करते हैं? यहाँ पे लेते हैं एक कंटेनर अगेन, और इस कंटेनर में हमने क्या लिया? आइस की जगह पर वाटर लिया, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लिक्विड बॉयल्ड होकर चेंज होना चालू होता है वेपर फॉर्म में, जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यानी ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, ठीक है। ये पूरी आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपकी डेफिनेशन, इसको एक एक्टिविटी से हमने क्या कर लिया? कंटेनर में ले लिया लिक्विड, ठीक है। हमने कंटेनर में क्या ले लिया? लिक्विड ले लिया, एंड अगेन इसको एक स्टैंड पे रखा और नीचे से क्या किया? इसको फायर देना स्टार्ट किया, ठीक है। नीचे से हम लोग क्या दे रहे हैं? इसको फायर दे रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया? फायर देने से पहले यहाँ पे थर्मामीटर लगाया, जो क्या कर रहा है? टेम्परेचर को मेजर करेगा, ठीक है। थर्मोमीटर का काम क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक थर्मोमीटर लगाया,
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉयल मतलब कि इसको हीट देना चालू करेंगे। इसको क्या देना चालू करेंगे, हीट देना। तो एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, हीट करना चालू कर देगा, यानी बॉयल होना चालू कर देगा। जब बॉयल होगा तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। यही टेम्परेचर, यही पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर वो क्या होना चालू हो जाएगा, बॉयल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो वाटर का अगर आपसे बोला जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यही टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाएगा, जिस पर ये क्या हो गया है, बॉयल होना चालू हो गया है, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको हीट देते हैं, अब अगर हम लोग क्या करते जा रहे हैं, अभी हमने हीट देना बंद नहीं किया, अभी भी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो इसको हीट देते जाइए, तब भी हम लोग देखते हैं कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर भी एक कन्वर्जिंग फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है हमारा, एक चीज़ वर्क कर रही होती है जो हमको अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और होती है जो वर्क कर रही होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या होती है भाई, तो इसको देखते हैं। The amount of heat required to change 1 kg liquid into वेपर फॉर्म। ठीक है, इनटू वेपर फॉर्म, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इतनी हीट, वो हीट जो 1 kg लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए ज़रूरी होती है, वो हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से यहाँ पर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही बना हुआ है, इसको हीट देने में भी। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो हीट हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट का यूज़ ये मैटर अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी स्टेट को चेंज करने में कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए कि इसका टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, इसकी वजह से ये वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, ना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब ये क्या करेगा, जो भी हीट हम लोग देंगे उससे ये वाटर क्या होगा, वेपर फॉर्म में चेंज होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि बाय चेंजिंग प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, बस प्रेशर कर देंगे, कि प्रेशर को चेंज करके हम लोग किस तरीके से किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर को चेंज करके हम लोग किस तरीके से किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इफ वी compressed the gas in a cylinder, the particle
of gas, the particle of gas is, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे the kinetic energy of particle of gas is reduces and intermolecular attraction force is increases को हम लोग इस साइन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, increases. Finally gas reduced into liquid form, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, किसी भी कंटेनर में, किसी भी सिलेंडर में क्या किया, गैस को कंप्रेस्ड किया। कंप्रेस्ड करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल का, गैस का आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस टाइप से मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, होता है। जब हमने क्या किया, इसको कंप्रेस्ड किया, कंप्रेस्ड करने से ये मॉलिक्यूल क्या हुए, पास आए। पास आने की वजह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये पास आए और फाइनली क्या हुआ, जो गैस थी वो रिड्यूस्ड हो गई लिक्विड फॉर्म में। यानी उसने क्या किया, गैस ने अपनी स्टेट्स को चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक एक्टिविटी, किस तरीके से जो सिलेंडर में गैस होती है, अगर आप कभी भी सिलेंडर को हिलाएं तो किस तरीके से दिखती है, लिक्विड फॉर्म में दिखती है, ठीक है। आप हिलाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ पे लिक्विड ही, वो होती गैस ही है, बस उसको क्या किया जाता है, लिक्विफाई करके भरा जाता है हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं उसकी प्रोसेस कैसे होती है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसकी प्रोसेस दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैं बनाता हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लगा दिया मैंने, पिस्टन, यहाँ पे भरे हुए भैया हमारे गैस के मॉलिक्यूल, ये कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, खूब सारे गैस के मॉलिक्यूल इस तरीके से फैल रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रखा इस तरीके से पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन लगा दिया। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इस पिस्टन पे फोर्स लगाया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप, पहले क्या किया, यहाँ पे गैस भरी हुई थी, हमने पिस्टन लगाया। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ये था हमारा कंटेनर, ठीक है, और इस पे मैंने क्या किया, पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन लगा के इस पे क्या लगाया, फोर्स F। जब हमने इस पे फोर्स F लगाया, यहाँ पे फोर्स F लगाया, तो फोर्स F लगाने से क्या हुआ, पिस्टन नीचे गया, और पिस्टन नीचे जाने की वजह से इसके जो पार्टिकल हो गए हैं वो कैसे हो गए, इसके जो पार्टिकल हो गए वो थोड़े से पास आए, ठीक है, थोड़े से क्या हो गए, पास आ गए, और ये कैसे फॉर्म में चेंज हो गए, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए हैं। अभी यहाँ पे ये कैसे थे, गैस फॉर्म में, यानी इनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था वो क्या था, ज़्यादा था, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। अब इनके बीच में जैसे ही स्पेस कम हुआ, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, कम हुई, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं, अब कुछ ही मूव कर, मतलब थोड़ा सा ही मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये किस स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो LPG होती है, LPG का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। LPG का L का मतलब होता है लिक्विड, P का मतलब होता है पेट्रोलियम, एंड G का मतलब होता है गैस।
तो इसका फुल फॉर्म जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी जो होती है उसमें जो गैस होती है वो क्या होती है, इसी टाइप से कंप्रेस करके लिक्विफाई करके सिलेंडर में भरी जाती है। अगर हम लोग क्या करें, इस पर एक बार और फोर्स अप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूल्स और पास पास आएंगे। पास पास आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स और पास पास आएंगे और पास पास आने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी और एक्चुअल में ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से वाउंड हो जाएंगे। और वाउंड किस स्ट्रक्चर में होते हैं, सॉलिड के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल है किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे जो गैस थी वो किस फॉर्म में चेंज हो गई, सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को अप्लाई करके किसी भी गैसियस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सीएनजी की। तो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे सीएनजी का भी फुल फॉर्म जो हम लोग गाड़ियों में यूज़ करते हैं, ये कैसे नेचुरल गैस होती है, इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये कैसी गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जो कि हम लोग अपनी गाड़ियों में या फिर व्हीकल में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को समझ गए कि किस तरीके से हम लोग मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे और भी एक नया टॉपिक। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ये कैसा फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना होता है, जो ओनली ऑन सरफेस पे होता है। ठीक है, किसी भी मैटर की सरफेस पे होता है। इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो चेंज होता है वेपर फॉर्म में किसी भी बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पे। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर के लिए तो हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो किसी भी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। ठीक है, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। फिर से अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि इवेपोरेशन क्या होता है, ऐसे टेम्परेचर पे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड क्या होता है, वेपर फॉर्म में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। यह एक सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, जब आप लोग घर में टी बनाते हैं, ठीक है, चाय जब आप लोग बनाते हैं तो क्या होता है, किसी ने बनाई है कि नहीं, अच्छा बनते हुए देखी तो है। ठीक है, तो जब आपके कप में टी आती है, ठीक है, चाय आती है जब आपके कप में, तो यहाँ से आपने देखा होगा कुछ वेपर निकल रहे होते हैं, देखा है ना, यहाँ से क्या हो रहा होता है, वेपर निकल रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपकी टी होती है वो क्या होती है, हॉट होती है। हॉट होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, जो कि सरफेस पे होती है। किसके, ये जो टी आपका मैटर है, लिक्विड है, इसके सरफेस पे ये प्रोसेस होती है। जबकि अंदर तो आपकी चाय नीचे गर्म होती है, लेकिन आपका सरफेस क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो सरफेस होता है, सरफेस से ये जो हीट होती है, ठीक है, जो लिक्विड होता है वो वेपर फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो यह कैसे फिनोमिना होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं जो इवेपोरेशन होता है, इसको कुछ फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट भी करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को बढ़ाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, एवोपरेशन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से एवोपरेशन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर आता है हमारा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, यानी कि अगर हम लोग किसी भी कंटेनर का, अभी मान लीजिए ये चाय किस में थी, कप में थी, ये टी हमारी किस में थी, कप में।
अगर इसी टी को अगर हम किसी प्लेट में डाल दें जिसका सरफेस एरिया क्या हो, इस कप से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। हमने क्या किया, इस प्लेट में इस टी को डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चाय होगी, ठीक है, यहाँ पे ये जो टी होगी वो एज कंपेयर टू कप इसमें जल्दी से ठंडी हो जाएगी, ठीक है, जल्दी से ये कोल्ड हो जाएगी। ये जो हमारी टी है, ठीक है, ये जल्दी से क्या हो जाएगी, इसमें जल्दी से कोल्ड हो जाएगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं एवोपोरेशन में कि जिस भी कंटेनर का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा, वहाँ पर एवोपोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा। अगर इसको हम और बड़े कंटेनर में डाल देते हैं तो ये क्या होता, इसके कंपेयर में और जल्दी से कोल्ड हो जाता, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। बाकी अब नेक्स्ट अगर इसका फैक्टर देखें तो नेक्स्ट फैक्टर है इसका टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड करता है। अगर आप लोग बात करें, अगर आपसे हम लोग बात करें किसकी, हाँ, एक कंटेनर में क्या ले लिया, वाटर, मान लीजिए ये हमारा ग्लास है, हमने एक ग्लास में वाटर ले लिया, ठीक है, और एक ग्लास में हमने अगेन वाटर ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास दो ग्लास में हमने क्या ले लिया, वाटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वाटर को हमने नीचे किसी कमरे में रख दिया और एक को कहाँ पे रख दिया, सन की प्रेजेंस में, ठीक है। एक को हमने सन की प्रेजेंस में रख दिया और एक को किसी रूम के अंदर रख दिया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो कौन सा वाटर जल्दी से एवोपरेट होगा, तो अगर हम लोग देखें तो ये जो सन पे हमने जो वाटर रखा है ये वाटर जल्दी से एवोपरेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको हीट मिल रही है और हीट मिलने से आपको पता है कि ये जो मैटर होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू रूम वाला ग्लास ये जल्दी से एवोपरेट हो जाएगा। यानी कि जो एवोपरेशन का रेट है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर एवोपरेशन रेट उतना ही ज़्यादा, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर भी आपको समझ में आया। थर्ड फैक्टर की बात करें ह्यूमिडिटी, यानी कि ये ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है। अगर आपने समर वेकेशन में देखा होगा तो समर वेकेशन अभी चल ही रहा है फिलहाल, तो समर वेकेशन में क्या होता है कि जल्दी से जैसे आपको स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो स्वेटिंग होती है जैसे ही आप पंखे के पास या कूलर के पास बैठते हैं आपको तुरंत क्या होता है, तुरंत ही आपका स्वेट सूख जाता है, ठीक है, एकदम आप ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर यही थोड़ा सा बारिश का मौसम होता है या फिर क्या होता है थोड़ा सा नमी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी वाला जब रीजन होता है तब वहाँ पे क्या होता है, जब आपको स्वेटिंग होती है तो आपको चिपचिपा सा महसूस होता है, यानी कि आपको ड्राई फील नहीं होता है, ठीक है, आपका स्वेट जल्दी से नहीं ड्राई हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब हमारा समर वेकेशन होता है तो उसमें जो एयर होती है, ठीक है, वो एकदम ड्राई होती है, यानी कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन जब हमारा ये रेनी फॉल यानी कि रेनफॉल वाला वेकेशन आता है तब क्या होता है, यहाँ पे जो एयर में क्या होती है, कुछ नमी होती है, ठीक है, एयर में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्वेट होता है वो जल्दी से एवोपरेट नहीं हो पाता है। इस वजह से, ठीक है, समर में हम लोग इसी वजह से क्या करते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं। अगर हम लोग कॉटन कपड़े ना पहने तो क्या हो, हम लोगों को स्वेटिंग हो और जल्दी से वो एवोपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, ऊनी कपड़े पहनेंगे तो वो जल्दी से एवोपरेट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी का तो रीज़न है ही, लेकिन दूसरी बात ये भी देखो, ह्यूमिडिटी की भी वजह से और प्लस हम लोग कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनते हैं समर वेकेशन में, ये भी आपके में एक क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। क्योंकि समर वेकेशन में हम लोग कॉटन के कपड़े इस वजह से पहनते हैं क्योंकि कॉटन के कपड़े पहनने से क्या होता है कि वो जो कॉटन का कपड़ा होता है वो हमारे लिए गुड ऑब्जॉर्वर है, यानी कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल को गुड मतलब अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, यानी जो हमारी स्वेटिंग होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है जल्दी से, और एब्जॉर्व करके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके उसको एवोपरेट कर देता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, समर वेकेशन में कौन से कपड़े पहनते हैं, ठीक है, कॉटन के। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात चल रही थी, तो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होते हैं जिस वजह से हमारा स्वेटिंग जल्दी से ड्राई नहीं हो पाती, ठीक है। तो आप हम समझ गए
कि ह्यूमिडिटी कैसे एवोपरेशन को इफेक्ट करती है। दूसरा आता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर इज विंड। ठीक है, विंड कैसे इफेक्ट करती है। अगर आप क्या करें, आप जैसे कपड़े फैलाने जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप तेज़ हवा चल रही होगी तब भी कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन डेली थोड़ी सी धीमी हवा चल रही होगी तब भी हमारे क्या होंगे, कपड़े सूखेंगे। लेकिन बात हो रही है क्या, विंड पे डिपेंड करता है एवोपरेशन कितनी तेज़ी से हो रहा है। तो हाँ, डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी तेज मतलब कि अगर मान लीजिए आप छत पे कपड़े फैलाने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम धीमी हवा चल रही है, और आप अभी कूलर के सामने कपड़े फैला दीजिए, वहाँ पे क्या होगा, एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, तेज़ विंड हो रही है, तो कहाँ पे एवोपरेशन जल्दी होगा। जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो कपड़े में से कैसे कहाँ से जल्दी से एवोपरेट होंगे, कूलर वाली जगह से, क्योंकि कूलर पे क्या हो रही है, विंड तेज मिल रही है, तो एवोपरेशन की प्रोसेस जल्दी से हो रही है। तो हम ऐसा बोलेंगे, विंड जितनी ही ज़्यादा एवोपरेशन रेट उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फैक्टर्स समझ में आ गए कि किस तरीके से एवोपरेशन को ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवोपरेशन का प्रोसेस। अब एक प्रोसेस और आता है हमारा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह नोट करना है तो आप हमारी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक प्रोसेस और, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कुछ मैटर हैं जो क्या होते हैं, डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म से बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए ही गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने जो प्रोसेस पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, पहले अगर हम किसी भी चीज़ को टेम्परेचर देते हैं, मान लो ये सॉलिड है, तो वो किस में जाएगा, स्टेप बाय स्टेप लिक्विड में जाएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप यही तो प्रोसेस पढ़ी है कि पहले सॉलिड में है, हमने इसको टेम्परेचर दिया तो ये किस में गया, लिक्विड में, एंड अगेन जब इसको हमने टेम्परेचर दिया तो ये किस में गया, गैस फॉर्म में। ठीक है, लेकिन कुछ सब्सटेंस हमारे ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये वर्क होता है, ठीक है, बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ एक प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस फॉर्म विदाउट चेंज into liquid state, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस फॉर्म में, जब हम उसको हीट देते हैं तो, मतलब बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर इससे एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कैम्फर। ठीक है, कैम्फर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एंड नेप्थलीन बॉल। ठीक है, ये सब हमारे कैसे हैं, सब्लिमेशन सब्सटेंस। यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस है जिसमें क्या होती है, सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। यानी ये सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है, अगर इनको हीट दे दिया जाए तो ये क्या होंगे, डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएंगे, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। और ये सारे सब्सटेंस होते हैं किस में हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर मान लीजिए हमने एक यहाँ पे फ्लास्क ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे फ्लास्क, इस फ्लास्क में हमने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर से कॉटन लगा दिया, यहाँ पे जो कॉटन लगा दिया ताकि ये जो गैस फॉर्म में चेंज हो ये बाहर ना जा पाए।
और नीचे से हमने क्या किया, इसको हीट देना चालू किया। ठीक है, नीचे से हमने क्या किया, इसको हीट देना चालू किया। तो हीट देने से देखिए क्या हुआ, यहाँ पे था अमोनियम क्लोराइड किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जब हमने हीट दिया तो ये डायरेक्ट बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए डायरेक्ट किस फॉर्म में चेंज हो गया, गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। और यहाँ पे ऊपर क्या लगा था, कॉटन। अब हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो फ्लेम था उसको बंद कर दिया। तो मैंने देखा यहाँ पे ये कॉटन से टकरा कर ये जो वेपर फॉर्म था ये फिर से टकरा कर डायरेक्ट किस फॉर्म में चेंज हो गया, बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए ही सॉलिड फॉर्म में चेंज होकर इस फ्लास्क के किनारों पर आ गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमको क्या पता चला कि ये कौन सी प्रोसेस है, सब्लिमेशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली गैस फॉर्म में विदाउट चेंजिंग लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सब्लिमेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे आने वाली अपडेट मिले सबसे पहले आपको। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।